मैं हूं हैदर वहीद। मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। इस शो में हम दो तीन मौज़ूआत जो हमने पिछले शो में छेड़े थे उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कल हमने नईम अशरफ भट्ट साहब से बात की थी, जिनकी वजह से पीएमएल नून के अंदर दो बयानियां नहीं, एक बयानिया या नहीं है या कुछ का जो कॉन्वर्जेशन है वो अब मजे का खेज हो गई है, क्योंकि एक उनके सीनियर लीडर ने नईम अशरफ भट्ट साहब से बात करते हुए अब एक दूसरा बयानिया बता भी दिया और पहले बयानिया वालों को, दूसरे बयानिया बनाने वालों को, मफाहमत वाला बयानिया बनाने वालों को असाइनमेंट पे काम करने वाला भी कह दिया, जिसकी वजह से फिर हमारे शो जो एयर होने से चंद घंटों पहले रिकॉर्ड होता है, आज भी ऐसा ही हो रहा है। हमारा शो जब हो रहा था तो ये वाजे नहीं था कि जावेद लतीफ साहब को शो कॉज नोटिस मिल गया है, लेकिन हमारे शो में फिर भी ये बात प्रेडिक्ट हो गई थी और अदवैत साहब ने प्रेडिक्ट कर दी थी कि अब जाएगा तो इन बेचारे को शो कॉज नोटिस। और मेरा ये ख्याल था इसलिए जाएगा इसलिए कि वो शरीफ नहीं है, लतीफ है, और लगभग यही हुआ। और अब इस शो कॉज नोटिस का नतीजा क्या होगा और इस शो कॉज नोटिस पर रद्द अमल क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और एक इसके अलावा भी हम बात करेंगे क्रिकेट सीरीज के हवाले से जो लास्ट मिनट कैंसिलेशन हुई है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज की, जिसके अंदर आलमी तौर पर सिक्योरिटी खदशात की बिना पर उनकी हुकूमत ने सिक्योरिटी लेवल चेंज करके रीअसेस करके अपनी टीम को मैदान की तरफ अव्वल जाने से रोका और आज उनकी टीम जो है वो एक स्पेशल चार्टर फ्लाइट पे, खुसूसी चार्टर फ्लाइट पे दुबई के लिए रवाना होगी और टूर उन्होंने कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा हम शो लेकिन शुरू करेंगे वोटिंग मशीन्स के हवाले से, जिसके ऊपर एक खुसूसी पाकिस्तानी तौर पर एक जो हमारा एक तरीका है, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाकिस्तान है कि एक बाकायदा जंग छिड़ चुकी है कि हम टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे और टेक्नोलॉजी के अंदर कोई साजिश है। जिस तरह लाउड स्पीकर कुछ ज़माने के लिए हराम होता था, इस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये मदर ऑफ ऑल इविल्स है। और किस तरह है और असल में क्या करनी चाहिए हुकूमत और हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन किस तरह की होती है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आखिरकार एक आज़ाद इदारे की तरह ऑपरेट कर रही है, उसने 37 शिकायत EVM के हवाले से सेनेट की एक कमेटी के अंदर दर्ज की हैं जो कि इस मामले को देख रहा है। और वो 37 की 37 शिकायत उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कॉन्सेप्ट पर हैं कि ये सिक्योर नहीं है, दूसरे ममालिक जो हैं उन पर खदशात जाहिर कर चुके हैं, इसके थ्रू इनको डिफीट करना आसान है। बहुत सारी ऐसी मतलब उमूमी बातें और उमूमी जायजे इस हवाले से लिए गए हैं कि जैसे कि RTS बिठाना जो है वो आसान था, मुश्किल था, और ये EVMs अगर 8 लाख इस्तेमाल होंगी तो इनको इंजीनियर करना मुश्किल। अब ये बात शायद आपको हैरानगी की लगेगी, लेकिन अब हम आपको आरिफ अलवी साहब सुनाएंगे, सदर आरिफ अलवी साहब, जिन्होंने इस तमाम चीज का एक बहुत बेहतर तरीके से जवाब दिया। EVM एक अहम आला-ए-कार है जिससे न सिर्फ इंतखाबात में शफाफियत आएगी और नताइज का बर वक्त पता चलेगा, इस सिस्टम के अंदर पुराना बैलेट पेपर का सिस्टम भी शामिल है और एक काउंटर भी शामिल है। तो लिहाजा मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि इसको सियासी फुटबॉल ना बनाया जाए। मुल्क की तकदीर का ताल्लुक है इससे। इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत है, मगर इस तरह से नहीं होंगी जिस तरह से यहाँ शोर शराबे की महफिल चलती रहती है। अच्छा, ये जॉइंट सेशन से आरिफ अली साहब का खिताब था। मुझे ये असल में आखिर में दिखाना चाहिए था, शुरू में मुझे पहले आपको शाहिद खान अब्बासी साहब की इसको अपोजिशन दिखानी चाहिए थी, वो अब आप देख लें। पेरेंट इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मौजूदगी में मुमकिन नहीं है, यानी उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है उसको सामने रखते हुए ये कह दिया है कि हमारा जो इख्तियार है कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, वो इस मशीन के होते हुए मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जिस तरह भी वो चाहे मुल्क को फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे। अगर आप उसका ये हक लेना चाहते हैं आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। जी, और नैयर हुसैन बुखारी साहब पीपुल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से बात है या इलेक्शन एक्ट में और दीगर तरामीम है, तो वो एक तो वो आइन से मुतसादिम है और यही मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी लिया। और इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियाँ कराना आइन के मुताबिक, ये न किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी का काम है न किसी और अदारे का काम है। आइन सिर्फ ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देता है। हुकूमत को और उन वज़रा को ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो तौहीन के ज़ुमरे में आती हो। ECP को हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं और हम हर फोरम पे उनको सपोर्ट करेंगे, पार्लियामान के अंदर भी सपोर्ट करेंगे, पार्लियामान के बाहर भी सपोर्ट करेंगे।
अच्छा, शायद हकान अब्बासी साहब जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही गलत बात है, लेकिन ये जो नैयर हुसैन बुखारी साहब बात कर रहे हैं इनमें कुछ चीजें जो है उनको सपोर्ट किया जा सकता है। आप ये बात सपोर्ट कर सकते हैं कि जो इलेक्शन एक्ट में दीगर तरामीम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अलावा की, जिसके अंदर नादरा को ओवर इन्फ्लुएंस देने की कोशिश कर रहे हैं, ये गैर आईनी है। जो सुप्रीम एंटिटी है इलेक्शंस कराने की, जो एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है जो ये कराता है, वो इलेक्शन कमीशन है, उसकी सवाबदीद है डेटा कलेक्शन, उसकी सवाबदीद है डेटा वेरिफिकेशन जनरेशन, तो ये सब कुछ तो नहीं किया जा सकता और ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये कर देना कि जो उनकी तरफ से आ रही है कि इलेक्शन कमीशन की पोजीशनिंग के ऊपर जो वार किए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत के वज़रा की तरफ से, ये बिल्कुल कंटेम्पचुअस है। एक ऑटोनमस बॉडी के ऊपर इस तरह की बातें करना क्योंकि वो आपके राग नहीं अलाप रहे, ये एक खुशाइंद बात नहीं है और ये बिल्कुल ठीक है कि उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए इस एंडेवर के खिलाफ खड़े होते हुए या इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर एक ऐसा इलेक्टोरल निज़ाम है जो कि इतना फरसूदा है कि उस पर हर दफ़ा जो हारता है वो सबसे पहला लफ्ज अपने मुंह से धांधली निकालता है और उसके पीछे सबूत देने के लिए कोई 2-3 लोग बैग लेके भाग रहे होते हैं, उसके पास तस्वीरें होती हैं या कि बंदा गायब हो गया उसके, या फिर बाकायदा तौर पे धुंध आ जाती है और 11 बंदे जो हैं वो एक साथ मिलकर गायब हो जाते हैं। अब अगर इसके साथ एक ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम आ रहा है जो कि वादा ये है कि वो मैनुअल सिस्टम प्रिजर्व करेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी, लेकिन उसके साथ ही साथ अव्वल तो उसका एक फिजिकल काउंटर फॉइल होगा जो कि उसको वेरीफाई कर सकेगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिकली क्या वोट दिया, और उस फिजिकल काउंटर फॉइल के साथ अलग से बैलेट पेपर भी तरीका रखा जाएगा। और इन तीनों के आपके पास जो अभी एक सबूत होती है जिसको लेके बंदा भाग जाता है या गिनने से इनकारी हो जाता है या गिनने वाला गायब हो जाता है या धुंध आ जाती है, जब यहाँ 3 चीजें आ जाएंगी तो मेरा मुख्तसर तजुर्बा ये कहता है कि फिर 3 चीजों को गायब करना पड़ेगा। तो ये एक आज़ाद इलेक्शन को ज्यादा आसान बनाना चाहिए, ज्यादा मुश्किल नहीं। बहरहाल मसला यहाँ पे शक और नियत का है। ऑपोजिशन इस वक्त समझती है कि कोई भी चीज जो ये हुकूमत करना चाहेगी इलेक्शंस के हवाले से वो इलेक्शन कमीशन के हाथ बांधना चाहेगी, क्योंकि वो चाहती है 2018 के इलेक्शन की रिपीट, जहां आरटीएस बैठ गया था, बहुत सारे और लोग बैठ गए थे जिनको बैठना नहीं चाहिए था, बहुत सारे ऐसे लोग बैठ गए थे जिनको वोटिंग से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, और उन सब ने फिर मिल बांट के बहुत सारी ऐसी चीजें की थी जिसकी वजह से इल्जाम ये लगते हैं कि ये हुकूमत इलेक्टेड नहीं है। अब ये इल्जाम का मैं साथ नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इस इल्जाम को प्रोपेगेट वापस से आप लोगों की तरफ तक पहुंचा रहा हूँ। वही साहब, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से देखिए, इलेक्शन कमीशन के रोल के अंदर कुछ रास्ते के अंदर आना या उनके रोल के अंदर ब्रीच करना, इंक्रोच करना, ये वैलिड इल्जामात हैं, इनके ऊपर इनकी बाउंड्री सेट करनी चाहिए ऑपोजिशन को। लेकिन महज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ खड़े हो जाना बिकॉज टेक्नोलॉजिकली इट इज इंफीरियर, ये समझ से बाहर है। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है। उस रोल को तो किसी भी तरह से जो है ना वो खुद एब्डिकेट कर सकते हैं, ना उन पे कोई चीज़ मुसल्लत की जा सकती है, लेकिन जो उनके फंक्शंस हैं बेशक के वही उनको परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर हुकूमत कानून साजी के साथ ये बताना कहना चाहती है कि इन फंक्शंस को ज़्यादा अहसन तरीके से किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है, तो ये कानून साजी जो है वो इख्तियार हुकूमत का है, बशर्ते कि कानून और आइन की किसी शख्स से रादत मुतरादिफ ना हो, यानी कि ईसीपी के रोल को छीनने की कोशिश ना करे, नादरा को देने की कोशिश ना करे, खुद लेने की कोशिश ना करे, इसकी ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, इसके फंक्शंस को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। हाँ, अगर कानून साजी के ज़रिए वो समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली ये जो एक मशीन को ऐड करके प्रिजर्व हो सकता है सैंक्टिटी वोट का, कि उसी वक्त दर्ज हो जाए कि किसने किसको वोट किया, कि आगे जाके तब्दीली ना की जा सके उसमें, या ठप्पे ना लग सके। अब ये वो प्रोटोटाइप की एग्जामिनेशन टेक्निकल क्या होगी क्या नहीं होगी, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि असल जो मसला है और जिस वजह से हुकूमत के साथ बैठने को भी तकरीबन तैयार नहीं होती अपोजिशन, वो ये है कि वो कहते हैं तो हुकूमत ही लेजिटिमेट नहीं है, इनको तो हम कंधा भी नहीं देंगे कि ये कोई ऐसी कानून साजी भी कर सकें जो उनको लेजिटिमाइज करे। तो उससे प्रॉब्लम लेकिन अब ये हो जाती है कि अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो अगली दफ़ा लेजिटिमेट इलेक्शंस की तरफ कदम बढ़ाने से भी कासिर रहेंगे। तो अब मुझे नहीं पता कि ये मशीन जो है वो कितनी इफेक्टिव होगी, और ये बात सच है कि जो असल शक है वो इंटरफियरेंस का हमेशा रहा है, चाहे मशीन आ जाए कुछ और आ जाए, शक यही होता है कि मशीन से तो और आसान हो जाएगा। एक जहनों में बात आती है कि 4 बटन दबा के जैसे चीज़ स्क्रीन पे चेंज हो जाएगी, गिनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठप्पे भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट सिंपल, बट कहने का मतलब ये है कि असल चीज़ इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है वो है कि जो
पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के अवाम में एक चीज़ एम्बेडेड है कि इलेक्शंस का फैसला कम से कम सिर्फ और सिर्फ अवाम के वोट से नहीं होता। तो उस चीज़ को बदलने की तरफ कदम उठाने चाहिए कि शफाफियत जो है और निज़ाम और सहूलत है वही जो है जाके ये बात कम्युनिकेट कर सकेगी कि देखें इस सिस्टम गुंजाइश नहीं है। अब अभी तक इफेक्टिव हुकूमत इसमें नहीं रही है, या तो वो आके ज्यादा इफेक्टिव तरीके से बता सके कि भाई इसमें वो चीजें मुमकिन नहीं है जिनका खदशात का इजहार किया जा रहा है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जी यहाँ तो एक तो ये खदशात क्या है क्या नहीं है के हवाले से फरूख हबीब साहब ने एक बात कही थी, वो मैं शुरू में नहीं दिखाई थी क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने भी लगभग ऐसे ही कुछ कह दिया था, वो भी देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी भी आइन के 218 के अंदर बड़ी वादे लिखी हुई है कि आपने साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग 30-30, 40-40 साल से 3-3 बारियां इन्होंने ली हैं, इन्होंने कोई अमली कदम लिया? जिन्होंने ईवीएम देखी नहीं, देखे बगैर उसकी मुखालफत शुरू कर दी। 27 के करीब ऐसे एतराज़ात हैं अपनी कैपेसिटी के मुताल्लिक हैं। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया, हर बार चोरी होती थी, हर बार वोट खरीदे जाते थे, लेकिन उसको रोकने के हवाले से कोई अमली इक़दाम नहीं लिया गया। ऑपोजिशन ओपन ट्रेसेबल बैलेट की बात करके भाग गई। इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 103 में ईवीएम का पायलट्स का लिखा गया है। ओवरसीज बैरून मुल्क पाकिस्तानी को वोटिंग राइट देने का मामला है। इन तमाम चीजों के ऊपर अगर हम देखें तो एक लंबी खामोशी नजर आती है। इलेक्शन कमीशन से ये दरखास्त करूंगा साफ और शफाफ इंतखाबात को बनाने के हवाले से उसके ऊपर फोकस करे। जो निजाम ईवीएम के 20 से ज़ायद ममालिक में चल रहा है उसको पाकिस्तान के अंदर भी आने दें, ताकि इस मुल्क के अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंसी की, साफ शफाफ इंतखाबात की जो बुनियाद है वो रखी जाए। देखिए इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपकी तरफ से साइलेंस है, जो अपोजिशन की तरफ से है कि भी अल्टरनेटिव कुछ दें आप अपनी हरकतों का। जो इस वक्त निज़ाम राइज है उसके अंदर जो मसाइल होते हैं उसका। भाई साहब, मेरा ये फरूख हबीब साहब को सुनाने का मकसद ये था कि एक आर्ग्यूमेंट ये है कि ईवीएम से इंटरफेरेंस और इंजीनियरिंग आसान हो जाएगी। दूसरी आर्ग्यूमेंट ये है कि ईवीएम से जो हाजिर इंटरफेरेंस और इंजीनियरिंग होती हैं, जो पॉलिटिकल फोर्सेस करती हैं, जो कि भी बहुत फ्री एंड फेयर नहीं होती, वो करना भी मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा अगर एक सेलेक्टर्स को के लिए कुछ आसान करती है तो जरूरी नहीं है कि वो सेलेक्टर्स की आसानी की वजह से सामने आ रही हो, बल्कि रिवायती फोर्सेस के लिए मजीद मुश्किलात की वजह से शायद सामने आ रही हो। ये भी तो है, क्योंकि हमारा कोई आज तक शफाफ इलेक्शन तो नहीं हुआ। इसका हल ये है कि अवाम को भी पार्लियामेंट के थ्रू, मीडिया के थ्रू और अथॉरिटीज के थ्रू अवाम को भी ऑन बोर्ड लें, बट उससे पहले इलेक्शन कमीशन की अगर जो खदशात हैं उनको एड्रेस करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने, कानून साजी बेशक हक हुकूमत का है, और वो एज लॉन्ग एज जो है वो फंक्शंस को नहीं टेक ओवर कर रहे ईसीपी के, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो कानून साजी कर सकते हैं। अगर तो फंक्शंस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए कोई अमली इक़दाम वो लेना चाहते हैं और आइन के दायरे में है तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कराने वाली जो बॉडी है अगर वही ऑन बोर्ड या उसे एतमाद नहीं होगा इस पे, तो ये फंक्शनली हो नहीं पाएगी चीज़। और इलेक्शंस ऐसी चीज़ें जिसमें अपोजिशन को साथ लेके जाना उस कानून साजी में लाजिम है, क्योंकि इलेक्शन में अगर जो सिस्टम है उस पर एतमाद ना हो और शुरू से ये कह दिया जाए कि हम तो ये सिस्टम पे नहीं एतमाद करते और ये तो धांधली की वजह से मशीनें लाई गई हैं, तो ये नहीं हो पाएगा इलेक्शन सही। ये मुश्किल काम है ऑपोजिशन को साथ लेके चलना, ईसीपी को कन्विंस करना, बट जो कुछ भी करना है अवाम को अवेयर करना कि मशीन क्या है। अभी तो एक अभाम है कि बस मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक करना जदीद बात होती है। नहीं साहब, वो तो अभाम इसलिए है ना, इसलिए कि हुकूमत जो है वो इतनी आदी हो गई है इस ऑपोजिशन को डंडे मारने के कि वो और लड़ाइयाँ आपस में इतनी तल्ख हो गई हैं कि गुफ्तगू की तो गुंजाइश ही नहीं है ना। यानी हाईवे और द हाईवे आपने प्रेसिडेंट से सुन लिया। गवर्नमेंट मेक द पीपल मोर अवेयर कि ये जब बात होती है टेक्नोलॉजी की तो हवा में ना बात करें। टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ मींस पहले टेक्नोलॉजी देखिए कितना और अवेयर करे। सदर पाकिस्तान ने जॉइंट सेशन में एड्रेस करते हुए समझा दिया कि भाई आपके जो खदशात हैं वो नामुनासिब हैं, क्योंकि बैलेट रिटेन होगा, काउंटर फॉइल रिटेन होगा। अब इसके बाद कोई स्पेसिफिक्स पे तनकीद करे ना, मतलब खलाई मखलूक तो ना करें ईवीएम के साथ। नहीं बट एक्चुअली तो इशू तो खलाई मखलूक ही है। पहली बात तो भाई किसी वजह से स्पेसिफिकली फिर इशू उठाए ना, स्पेसिफिकली बताएं खलाई मखलूक क्यों इशू है। नहीं देखें एक ही तरीका होता है। देखें ये तो एब्स्ट्रैक्ट में हम बातें करते रह जाएंगे अगर हमने खलाई मखलूक की करनी है, क्योंकि उसका फायदा नहीं है। एक ही तरीका, निजाम को और सिस्टम को इतना मजबूत करें और अवाम का उसमें स्टेक ऐसा हो कि अवाम पैरा दे अपने वोट पे, तो ये जाके बेहतरी आएगी।
और इसके लिए ज़रूरी है कि आवाम बिलीव करे इस सिस्टम में। तो आवाम को आफ्टर ECP आवाम को भी जो है कन्विंस होना होगा कि ये मशीन से शफाफियत इंश्योर होगी और धांधली का रास्ता आसान नहीं, मुश्किल होगा। अब ये वो चीज़ें जो ये मुश्किल काम है जो करने होंगे हुकूमत को, बिकॉज इलेक्शन ऐसी चीज़ नहीं है जो यूनिलैटरली यू कैन पुश थ्रू समथिंग एंड देन गेट इट डन दैट वे। ये इलेक्शन में आपको बहुत सबक, तहम्मुल, टैक्ट और नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी के साथ आगे बढ़ना होगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे वो, तो फिर ये बात कोर्ट्स में ही जाएगी और फिर हो सकता है कि कोर्ट्स जो हैं वो कोई कमीशन बना दे जिसमें ECP के भी लोग हों और स्टेक होल्डर्स हों, अपोजिशन के भी, गवर्नमेंट के भी, कि फिर ये क्या निज़ाम बेहतर होगा कि शफाफियत हो सके। हो सकता है मुस्तरफ हमें जाना पड़े। बेहतर है ये अपने मामला खुद तय कर लें और ये कोर्ट्स में बात ना जाए। सही। जमशेद इकबाल चीमा साहब मामले खुसूसी हैं, वज़ीर हमारे साथ हैं, PTI को रिप्रेजेंट करेंगे। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये EVM के हवाले से मैसेजिंग आप लोगों की मतलब आरिफ अलवी साहब की एक बात के अलावा तनकीद पर मबनी है कि देखें ऑपोजिशन कितने दर हकीकत चोर हैं, इसलिए नहीं चाहते। ये जो वहीद साहब कह रहे हैं कि आवाम के अंदर भी तो एक मतलब उमूमी तौर पे एक राय उजागर करना आपकी तरफ से ज़रूरी है कि जिस तरह हमारे इलेक्शन होते आए हैं वो नाकाफ़ी है फॉर एक्यूरेसी, और इसको बेहतर होना और जयद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फिर होना, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना वक्त की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बेसिकली ये जो इशू है ये तो टॉप लेवल पे हल होना है। इसमें अवाम ने तो आप कह लें कि वो मुस्लिम लीग नून के वोटर हों, वो हमारे वोटर हों, किसी और के वोटर हों, जो हमने करना है उस पर उन्होंने एतमाद करना है। अंगूठा लगाने का अवाम को पता है कि प्रॉपर्टी लेनी हो तब भी, देनी हो तब भी, किसी मुल्क में जाना हो तब भी, किसी ने हमारे मुल्क में आना हो, शनाख्ती कार्ड बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, ज़मीन ट्रांसफ़र करानी हो, इनहेरिटेंस लेनी हो, वो समझते हैं कि अंगूठे का निज़ाम जो है या जो रिकॉर्ड आजकल जो आप कह लें कंप्यूटराइज्ड जितना रिकॉर्ड हुआ है ये ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है। ये चीज़ जो है ये तो आवाम को समझ आ चुकी है, लिहाजा ये उनको नहीं समझ आ रही कि अंगूठे पे या उंगलियों के निशानात पे क्या एतराज़ हो सकता है। लिहाजा ये अंगूठे के निशान से आइडेंटिफिकेशन होना, ये मेन डिफरेंस तो इसमें ये है ना, मेन डिफरेंस इसमें ये है कि अंगूठे के निशान से आइडेंटिफिकेशन होगी। ये बात तो आप कह लें लोगों को साबित शुदा है, इन प्रैक्टिस है और इसकी क्रेडिबिलिटी भी मौजूद है, लिहाजा उसमें नई बात तो है कोई नहीं। दूसरा, मैंने इलेक्शन कमीशन के जो इतराज़ात पढ़े हैं वो 37 इतराज़ कहते हैं। वो 37 इतराज़ात प्रैक्टिकली अगर देखें तो उनकी ग्रुपिंग कर दें कि फ़लाने फ़िक्रे का मतलब क्या है, फ़लाँ फ़िक्रे का मतलब क्या है, फ़लाँ का, तो 5 या 6 इतराज़ बनते हैं। सो मुझे सच्ची बात है, इंसानी नफ्सियात को थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। इसका मतलब है कि 37 वो ज़ोर बयान पैदा करने के लिए कि ज़ाहिर है 22-23 करोड़ लोग हैं, 23 करोड़ लोगों में से कितने लोग हैं जो पढ़ेंगे कि इतराज़ात हैं क्या, तो सुनेंगे कि अगर 37 इतराज़ात हैं तो बाकी बचता क्या है। भाई बेसिकली तो इतराज़ात 5 या 6 हैं। उनमें से एक इतराज़ ये है कि जी इस मशीन की हिफाजत कौन करेगा। भाई ज़ाहिर है कब्ज़े आपके पोजेशन में होने, आपने हिफाजत करनी है। दूसरा, उन्होंने कहा जी ये जो इसका जो सिस्टम है वो यू कैन से इसका जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो उसकी एसेंटिटी को या उसकी ओरिजिनलिटी को कौन देखेगा, वो भी ज़ाहिर है आपके कब्ज़े में है। आपके देखे बगैर तो कहीं नहीं जाना उसने। आपने लास्ट टाइम जब भेजने से पहले उसकी जो ओरिजिनलिटी है, उसका जो रिज़ल्ट है वो आपने ही देखना है। लिहाजा ये भी मतलब आप किसी से पूछने वाली बात ही नहीं है, ये आपके करने का काम है। फिर ये है कि उनको लेके जाएगा कौन हिफाजत से। जिस तरह आप डब्बे लेके जाते हैं, जिस तरह आप वोट लेके जाते हैं, पर्चियाँ लेके जाते हैं, उसी तरह आपने लेके जाना है। इसमें भी कोई नई बात नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि जिस तरह के इतराज़ात वो उठाते हैं, इससे तो समझ लगती है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये बिला वजह कर रहा है। ये जैसे वो कहते हैं कि दुनिया में कई मेजर ममालिक ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को अपना कर रद्द कर दिया है क्योंकि उसको इनसिक्योर और liable to tampering और liable to interference and liable to hacking पाया गया है, including Germany, Sweden, developed countries who tried it and then failed it. वो ये कहते हैं, ये भी कहते हैं 37 में से एक चीज़, तो उसका भी अगर जवाब दे दे सर। देखिए क्वेश्चन तो ये है कि अभी मैं 37 इतराज़ात की बात करूँ कि उन्हें कन्फर्म है कि पढ़ना नहीं है। इसी तरह बात कर लीजिए बाकी मुल्कों ने इसको कर दिया है, इसको भी पता है कि अवाम ने इसको देखना नहीं है, कन्फर्म नहीं करना कहाँ है ये कहाँ नहीं है। इसमें कोई नई चीज़ है ही नहीं। सिंपल आपका वोटिंग प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन है। आपकी आइडेंटिफिकेशन के अलावा आपने जब मैंने जो सवाल किया उसको तो जवाब दें। मैंने कहा है इलेक्शन कमीशन कहती है और ये कंसिडर करके कहती है और अवाम शायद ना पढ़े, लेकिन मैंने पढ़ा है कि
और ये ताज हैदर साहब की जो सेनेट कमेटी है उसने भी फोकस किया है इस बात पर कि एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए हैकिंग मॉब्स और एक्सटर्नल हैकिंग मॉब्स को देखते हुए उनके खदशात और मसाइल देखते हुए अमेरिकन इलेक्शन के अंदर किस तरह रशियन हैकर्स की इंटरफेरेंस थी उसको देखते हुए स्वीडन जर्मन इलेक्टोरेट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से क्लाइम डाउन हुआ है। ये कहा गया है, इसका क्या जवाब है? देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि मैं यही बात कर रहा हूँ कि हैकिंग तो तब हो अगर वो नेट के साथ अटैच हो। वो नेट के साथ अटैच ही नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर है ये जी, वो सॉफ्टवेयर भी सर प्लीज बात सर मैं बात कर रहा था कि इसमें आप कह लें कि हैकिंग तो तब हो अगर नेट के साथ अटैच हो। ये नेट के साथ अटैच ही नहीं है, सिंपल सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर में जब वोट आपने डाला तो वोट सामने पर्ची भी निकलनी है सर। आपका डबल सिस्टम हो गया कि आपका वोट काउंट भी हो गया और आपकी पर्ची भी निकला, जो डबल सिस्टम है। डबल सिस्टम में फिर आपका तो वहां इन्वॉल्व हुआ जब आपने ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो ट्रांसमिट करने से पहले आपका जो पोलिंग एजेंट वहां बैठा है उसने गिन भी लिया। वो एक मतलब आप कह लें कि पैरेलल सिस्टम आ गया कि जिसमें आपके फिजिकल सिस्टम भी आ गया या एक मैनुअल सिस्टम भी आ गया और साथ मशीन का भी आ गया। लेकिन हैकिंग जो है वो सिर्फ इंटरनेट से नहीं होती। एक चीज हैक फिजिकली भी की जा सकती है, उसके अंदर आलात लगाकर की जा सकती है। वो देखें, वो सॉफ्टवेयर की बात उसका नाम सॉफ्टवेयर है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं कि सॉफ्टवेयर की सेंटिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन से होके ही जानी है। सॉफ्टवेयर जो भी उसमें फिट होगा, हाँ सॉफ्टवेयर की हैकिंग नहीं हो सकती ना। सॉफ्टवेयर तो आपने देखना है। और जो साथ ही मैनुअल बैलेट होने की आर्ग्यूमेंट है वो इस बात को रद्द कर देती है कि अगर ईवीएम ठप हो गई तो क्या होगा, क्योंकि उसमें जवाब फिर सामने आ जाता है। क्योंकि फिर जो रिवायती तौर पर होता है वही होगा, वोटिंग बैलेट पेपर्स इस्तेमाल होंगे और जो काउंटर फॉइल्स है वो इस्तेमाल होंगे। टीमा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि डिटेल नहीं देखेंगे। एक मिनट मैं दूसरा इसमें सिस्टम ये देखें। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी ये है कि 1970 में पहला इलेक्शन हुआ, आप कह लें, जिसमें 77 का इलेक्शन देखें तो 77 में 4 वज़ीर आला बिला मुकाबला जीत गए, वज़ीर आज़म बिला मुकाबला जीत गया। उससे लेके आखिर तक आप मुझे ये बता दें 77 से कि कौन सा इलेक्शन है जिस पे इतराज़ नहीं आया। पहले दिन जो पहली बात हारने वाले के मुंह से निकलती है वो कहता है जी धांधली हो गई, और जो जीतने वाला वो भी कहता है मुझे कम सीटें मिली तो इससे ज्यादा मिलनी चाहिए। ये है आपकी करंट स्टेट ऑफ अफेयर। देखें सर, मेरा आपसे कहना है कि अभी अगर अवाम का आप हाल देखें तो ज्यादा अवेयरनेस नहीं है कि एक्चुअली इशू है क्या। अगर आप इस इलेक्शन कमीशन स्टेक होल्डर्स को लेके कोई कमीशन बना के कोई ऐसी रिपोर्ट बने, कोई प्रेजेंटेशन हो, कोई सेमिनार हो जो टीवी पे दिखाए जाएं, जो पार्लियामान में पहले अप्रूव हो, फिर ईसीपी को कॉन्फिडेंस हो, तो जाके ये बात बनेगी। अभी तो ये बिल्कुल सियासत की नजर हुआ है और एक्चुअल अवेयरनेस अवाम में इसकी डिटेल वाली नहीं है। तो ये अप्रोच ही कहीं गलत तो नहीं है? पहले इसको अप्रोच तो सही तरह करें ना, जो भी मेरिट्स हैं। लेट्स से आप बिल्कुल सही सिस्टम लाना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी अप्रोच है वो मुतनाज़ा इसको बना रही है। क्या कहेंगे आप? देखें, बेसिक जो बात है अप्रोच का, देखें अगर कोई बंदा मैं ना मानूं तो मेरी अप्रोच वहाँ कर क्या लेगी? देखें, अगर एक बंदा मुझे कहता है तो ईसीपी भी मैं ना मानूं है, ऑपोजिशन भी मैं ना मानूं। अच्छा सुन लेना, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ कि अगर वो मुझे कहते हैं कि जिस दिन मेरा वज़ीर आज़म पहले दिन असेंबली में जाता है उस बीच सुनने से इनकार करते, कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं। दूसरा कहते हैं जी मैं इलेक्टेड नहीं हूँ। मैं अगर इलेक्टेड नहीं हूँ तो भाई आप कौन हो? आप कैसे इलेक्टेड हो गए? जिस सिस्टम के तहत मैं इलेक्टेड नहीं हूँ उसी सिस्टम में अगर कोई बंदा अपोजिशन में बैठा हुआ है, अपोजिशन लीडर है या बिलावल है या शहबाज शरीफ है या कोई और है, मैं उसे इलेक्टेड किस तरह मान लूँ? वो मुझे कौन सी मजबूरी है, मुझे कौन सी पाबंदी है कि मैं उसकी बात सुनूँ? मैं भी उसे इलेक्टेड नहीं मानता, तो मैं उसके कंसर्न को क्यों एड्रेस करूँ? मैं उसके तहफ़्फ़ुज़ात का क्यों जिक्र करूं अगर वो मुझे इलेक्टेड नहीं मानता? सो बेसिकली तो बात है कि यहाँ पे हकीकत को तो मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को भी मानना पड़ेगा, और सबसे पहले मेरी अपोजिशन को मानना पड़ेगा। अपोजिशन समझ ले कि ये मुनापली उनके पास नहीं है कि वो सिर्फ वो उन्होंने फैसला करना है कि मैं इलेक्टेड हूँ कि नहीं हूँ। मुझे भी ये फैसला आता है, मेरा भी इख्तियार है कि मैं उनको मैं उन्हें अपोजिशन मानता हूँ कि नहीं मानता, मैंने उनकी बात सुननी है कि नहीं सुननी। भाई ये बात जमहूरियत तो काम नाम ही आप कह लें मुज़ाकरात का है, ये एंगेज करने का नाम है, मिलकर कंसल्टेटिव मैनेजमेंट है। इलेक्शन अगर जो करवाने वाला इलेक्शन उसी को एतमाद नहीं हुआ इस सिस्टम में जिसके थ्रू उसने इलेक्शन करवाने हैं, अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा ना। और अवाम जिसका कॉन्फिडेंस इवेंचुअली होना इवन ऑपोजिशन से ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली ऑपोजिशन रिप्रेजेंट्स द पीपल एज वेल, लेकिन वहां पे भी अवेयरनेस हम नहीं देख रहे। तो पहले ईसीपी से शुरू करें,
पार्लियामान पे जाएं, फिर अवाम पे जाएं और कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, अवेयरनेस क्रिएट करें। अगर आप सही कह रहे हैं तो फिर ये सही और सच सामने आना चाहिए। ईसीपी अगर एतराजात उठा रहे हैं तो उसे डील करें ना, उन्हें गलत साबित करें बेशक, लेकिन डील विद इट, डोंट फाइट इट। आप लड़ रहे हैं ना, मैं अपनी मशीन लेके सेनेट में जाता हूँ, मैं कौमी असम्बली में जाता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन जाता हूँ, मैं कहता हूँ आओ देखो प्लीज़, आओ मुझे सवाल करो, मुझे इंप्रूवमेंट करने के। देखें ना, सिर्फ मेरे पास ही तो इंजीनियर नहीं है, आईटी के इंजीनियर सारी दुनिया में मौजूद हैं, कहीं से भी लोग लाए जा सकते हैं, सवाल उठाए जा सकते हैं, इंप्रूवमेंट सजेस्ट की जा सकती है। लेकिन मौजूदा जो चीज़ है उससे प्रूफ होना ज़रूरी है कि जमहूरियत की बुनियाद ही फ्री एंड फेयर से है, मैंडेट को मानने से है। अगर कोई मैंडेट मानता नहीं है तो आज तक तो नहीं किसी ने माना, जो नहीं माना तो फिर क्या इसे कंटिन्यू करना है हमने? सो बेसिकली कोई इंप्रूवमेंट तो करनी है, इंप्रूवमेंट की सुजेशन, कोई बेहतर चीज लेके आ जाइए, मेरी चीज को देख लें, मेरी चीज में इंप्रूव कर दें। कोई बात लिहाजा मुझे इंप्रूवमेंट करनी है, बट सही तरीके से करें कि इंप्रूवमेंट नजर भी आए ना लोगों को। आपको यकीन है ये इंप्रूवमेंट है, बट बता देना, सिर्फ ऑपोजिशन की बात नहीं है, तरीके को सीखने के लिए, तरीकों को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे इंप्रूवमेंट के लिए, मुझे तरीके के लिए मैं ओपन हूं, बताएं मुझे। लेकिन अभी तक अपोजिशन कोई चीज़ लेके नहीं। इलेक्शन कमीशन जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि हर इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन पे इतराज़ात आते हैं, उनको लोग बेईमान कहते हैं, उनको लोग नालायक कहते हैं, उनको लोग इनकम्पिटेंट कहते हैं, वो कहते हैं बिक गए थे, कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे। हर बार ये करवाना कितनी खुशी की बात है भाई। आप आओ फैसला करो, कोई आप आगे इंप्रूव करो, मौजूदा सिचुएशन को लेके चलना। और फिर यह है कि इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि मुझे भी तो मुतमईन करे कि जी मैं सबसे बड़ी पार्टी हूँ, मेरे पास सबसे बड़ा वोटर है, मुझे भी तो बताए कि जनाब हम मुझसे कोई पूछे, मुझे बताए, मुझसे सुजेशन ले, मुझे सुजेशन दे, कुछ तो करे इलेक्शन कमीशन। वो सिर्फ ना करना, उसे मनाना मेरा ही तो काम नहीं है, जिम्मेदारी तो उसकी है ये। चीमा साहब, ये शो अब 11वें साल में है और ये बहुत कम हुआ है कि पीटीआई का रहनुमा उस पर पहली दफा कभी आया और मैं उसकी बात से लगभग मुत्तफिक हूँ। बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। वहीद साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो ये जावेद लतीफ वाली पीएमएल नून वाली सिचुएशन से जरा बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। इस सेगमेंट में बात करेंगे उसी मौजू पे जिसको हमने पिछले शो को शुरू किया था कल, नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर जावेद लतीफ साहब ने, जिसमें आके फरमाया कि हमारे पास कुछ सीनियर लीडरान होते हैं जो असाइनमेंट पे होते हैं। क्या कहा वो आपको जरा फिर सुना देते। उससे तवज्जो हटाने के लिए असाइनमेंट दी जाती है। तहरीक जब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही होती है तो एक साहब उठते हैं, नई बात कर देते हैं और फिर कहते हैं कि जनाब बयानिया कौन सा। 3 सालों के अंदर अगर हमारी जमात के अंदर 2-4 बंदों को समझ नहीं आ रही, अगर कोई ये कहे कि असूल की सियासत नहीं होती, अगर कोई ये कहे ज़ातियात की सियासत होती है, मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ असूल की वजह से ही तो आज सजा याफ्ता भी हो चुके हैं। उनकी जमात जो सारी है वो मुसीबत में है। असूलों पर जब समझौता ना लीडरशिप करे तो फिर कोई निसार बनने की एक तो कोशिश नहीं करता, और अगर उसी की तर्ज पर गुफ्तगू जमात के अंदर जारी रखता है, उसको चोरी निसार के अंजाम से सबक सीखना चाहिए। अगर कोई खुदकशी पे उतर ही आया है तो उसको कौन रोक सकेगा। जो कुछ कहा जा रहा है ना, नवाज शरीफ दोबारा सजा काटने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, एक तो होता है कि गलती से मेरे मुंह से कोई ऐसा जुमला निकल जाए, और एक हो कि मुझे टास्क दिया गया हो, वो नाकाबिले माफी जुर्म होता है। तजर्बाकार आदमी हो और उसके इल्म में हो, इससे नवाज शरीफ के बयानिए को नुकसान पहुंच सकता है। तो इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है। ये फिर किसी बड़े मकसद के लिए, फायदे के लिए, ताकतवर लोगों के कहे बगैर ये मुमकिन नहीं है। जिनका आप इशारा दे रहे हैं, हाँ, शहबाज शरीफ, उनकी अपनी एक राय है, एक हकीकत, मगर जब नवाज शरीफ हतमी फैसला कर लेते हैं तो उसके बाद उनकी राय खत्म हो जाती है, और फिर वही फैसला जो है वो हर बंदा जिस तरह पार्टी का मान रहा होता है, इस तरह मुस्लिम लीग नून का जो प्रेसिडेंट है शहबाज शरीफ साहब, वो भी मान रहे होते हैं। इसके बाद मियां जावेद लतीफ गैर शरीफ होने की वजह से उनके कुर्बानी का वक्त आ गया और मरीम नवाज साहिबा ने ये बयान दिया। अच्छा, ये
जो मरीम नवाज साहिबा ने किया, इसके ऊपर मोहर लगा दी नवाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल साहब के थ्रू एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, जिन्होंने फिर जावेद लतीफ साहब को शो कॉज नोटिस भेज दिया। आप 7 दिन में जरा बताएं आप ये क्या बातें कर रहे हैं। इसकी अगर आपने उर्दू तर्जमा सुनना है तो राना सनाउल्लाह साहब ने राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने 2 बातें की हैं, पहले दिखाते हैं आपको वो क्या कहते हैं। मुस्लिम लीग नून में कोई बंदा जो है वो असाइनमेंट पे हो नहीं सकता, अगर हो तो वो रह नहीं सकता। ये बड़ी सीधी सी जावेद लतीफ़ साहब ने जो ये बात की है, मैं समझता हूँ कि जब आप पार्टी ने उनसे इसकी वजाहत मांगी है और उन्हें चाहिए कि वो शो काज नोटिस को रिस्पेक्ट करें। अच्छा, तो राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी तरफ से इस शो काज के हवाले से जो बात उन्होंने की थी उसकी वजाहत अपनी तरफ से वो बयानिया और मफाहमत और पता नहीं क्या जो अभी भी एक ही बयानिया है PML नून का, मुझे तो समझ आना बंद हो गया है। साफ सी बात है कि वो स्पिन भी क्या करा रहे हैं। एक तो होता है ना स्पिन करा रहे हैं, सबको पता है स्पिन करा रहे हैं, लेकिन अब स्पिन मतलब ये है क्या? ये 2 बयानिया नहीं है, एक बयानिया है, 2 नजरिए हो सकते हैं, बयानिया एक ही है, कायद का है, वो समझ से क्योंकि बाहर हो गया। अब आप राना सनाउल्लाह साहब का भी वर्जन सुन लें। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। हमारी मुफाहमत से मुराद कंप्रोमाइज नहीं है, फ्री और फेयर इलेक्शन से कंप्रोमाइज नहीं है, और हमारी मुजाहमत से मुराद कोई वायलेंस नहीं है। हम एक सियासी जमहूरी जमात हैं। हम कानून और आइन के दायरे में रह के अपने हकूक के लिए जो है वो लड़ने का अहद कर चुके हैं। जब ये फिर राना साहब ऐसी बातें कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ साहब को पसंद नहीं आएंगी, इनको भी शायद शो कॉज नोटिस मिल जाए। वही साहब, पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जो है वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और नवाज शरीफ साहब जो है वो ये वैसे वही साहब ये उनका पार्टी का प्रेसिडेंट होना भी शायद उनकी जाती राय है। देखें, पार्टी का वर्कर रिस्पॉन्ड करता है नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज को, और आज भी हमने कुछ इसकी झलक देखी जो सियालकोट में एक तकरीब हुई। तकरीब कोई बुरी नहीं थी, लेकिन वो कोई एनर्जी जो आमतौर पे होती है मरियम नवाज जब होती हैं या नवाज शरीफ का खिताब होता है, तो वो वाली बात शायद नज़र नहीं आई। बहरहाल मरियम नवाज ने बाय द वे जो बात कही थी वो जावेद लतीफ़ के बारे में नहीं है। पहले तो मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि वो उन्होंने कहा था कि जो लोग कहते हैं कि शीन निकल रही है, शीन निकल रही है, शीन नहीं आई शीन, वो उस पर उन्होंने कहा था, वो जावेद लतीफ़ से उसका ताल्लुक नहीं था। नवाज शरीफ साहब ने शो कॉज नोटिस देने से पहले इनकार किया, जिस पे शहबाज शरीफ ने एहतजाजन फिर 2 मीटिंग्स मिस की। 2 मीटिंग्स मिस करने के बाद नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने आमादगी का इजहार इस हद तक किया कि शो कॉज नोटिस इशू किया जाए, और उसके बाद प्रेशर अब नवाज शरीफ साहब पे ये भी है कि ख्वाजा आसिफ साहब पे भी फिर शो कॉज नोटिस इशू किया जाए, ताकि पार्टी का जो डिसिप्लिन है वो हर तरफ से मेंटेन हो। चाहे कोई भी और जो भी बयानिया है जिसका, अगर उन्होंने इल्ज़ाम लगाने तो सबूत के साथ बात करें और या के बताएं कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की और ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी क्यों है। मुझे शो कॉज से एक एतराज़ है सिर्फ जाफरी साहब के, शो कॉज के अंदर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है और आपने बेसलेस बात की। उन्हें कहना ये चाहिए हम ये क्यों ना समझें कि ये बात बेसलेस है, आपके पास जो सबूत या जो कुछ है वो आप लेके आए, वरना इन शिकों में इन बायलॉज के तहत आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऑलरेडी ये कंक्लूड नहीं करना चाहिए था शो कॉज नोटिस में कि ये बातें बेसलेस हैं या नहीं है। हो सकता है नहीं, लेकिन अगर नहीं करते कंक्लूड तो शहबाज शरीफ साहब वापस कैसे आते अपनी मीटिंग्स में? अब देखें, शहबाज शरीफ साहब की से ज़्यादा ये डायरेक्ट असॉल्ट जो है ना वो ख्वाजा आसिफ पे थी। शहबाज शरीफ साहब को जाहिर है कि जावेद लतीफ़ साहब उस तरह से नहीं कह सकते थे। जावेद लतीफ़ साहब ने इनडायरेक्टली ज़रूर उनको भी कहा, लेकिन कह सकते थे, उन्होंने कह दिया। अब आप क्या मतलब उनका क्या, ठीक है रहने दो। एक बात और हमें समझनी पड़ेगी कि अगर मियाँ नवाज शरीफ नहीं सपोर्ट करेंगे ऐसे लोगों को जो उनके बयानिया के साथ खड़े हैं, तो फिर वो देखेंगे कि कम लोग उनके लिए जी उनके साथ एक दिन बयानिया के साथ खड़े होने वाले काम और खत्म हो जाएंगे। मतलब अगर आप बार लोगों से कुर्बानियां मांगेंगे और उसूल पे खड़े जब तक होंगे, जब तक आपको डील सही ना मिले, तो फिर आखिरकार लोग समझ जाएंगे कि नहीं जी बस बहुत हो गया। देखें, जावेद लतीफ़ जो हैं, जावेद लतीफ़ साहब ने जो बात की उसके बाद उनके पे अगर शोकॉज आना था, मैं कहता हूँ सही आया, लेकिन उसके बाद फिर दूसरी साइड पे भी ख्वाजा आसिफ ने जो पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से बातें की हैं और जाके चैनल्स पे बातें की, जो इंटरव्यूज में बहुत सारी नहीं, मतलब अपने कायद के बारे में ही कहा है ना कि अपने कायद को शामिल करते हुए कहा है समाम में सब नंगे हैं। मतलब इस पे भी थोड़ा बहुत शोकॉज तो बनता है। देखें, तो ये आई थिंक होना चाहिए, लेकिन
देखिए प्रॉब्लम अब ये आ गई है पीएमएल नून को कि पीएमएल नून जो है वो अपने मामलात सॉर्ट आउट करने से ही कासिर अभी नजर आ रही है फॉर इट टू बिकम एन इलेक्टोरल फोर्स दैट वी ऑल नो दैट इट कैन बिकम। हमने कंटोनमेंट इलेक्शन के से भी देख लिया कि देखें पीएमएल नून is here to stay. I mean, it may be down sometimes, but it's definitely never out. तो लेकिन जब तक वो अंदरूनी मामलात नहीं सुलझा पाएंगे तो जिस तरह की वो पोटेंट थ्रेट हो सकते हैं वो नहीं हो पाएंगे और ये बहुत उनको बड़ा नुकसान होगा। उनके पास थोड़ा वक्त ज़रूर है, लेकिन रिजेंटमेंट्स अगर इसी तरह बिल्ट होती गई, ग्रुप बाजी अगर बनती गई, धड़ाबाजी बन जाएगी वो फिर, और इख्तिलाफ राय और दो नैरेटिव से बात आगे चली जाएगी। दो नैरेटिव्स इज नॉट एन अनहेल्दी थिंग, होने चाहिए, 4 होने चाहिए नैरेटिव, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन इतना होना चाहिए कि जब कायद कोई एंड में डिसाइड अगर कुछ कर रहा है तो फिर जाहिर है कि एवरीवन हैज टू गेट ऑन बोर्ड और उस फैसले के दौरान बेशक तनकीद करें और करनी चाहिए और बताने चाहिए रीजंस के व्हाई एंड व्हाई नॉट, बट वंस द कायद डिसाइड समथिंग तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह से इस वक्त पीएमएल नून में हो रहा है। राइट आगे क्या होगा उस हवाले से भी हम देखेंगे अगले हफ्ते भी। ये एक ही बयानिया है वाली मांट्रा रहती है पीएमएल नून की, क्योंकि पहले कम से कम शो पे आके ये हमें कह दिया करते थे और फिर बर्दाश्त करके चले जाते थे। अब शो पे आने से भी खतरा रहे हैं, क्योंकि कितनी दफा कहेंगे एक ही बयानिया है, जब वाज़े है कि एक बयानिया मतलब एक घर के अंदर भी एक बयानिया नहीं है। क्या राय है? एक बात हम समझनी चाहिए कि देखें बयानिया तो डेफिनेटली 2 या उससे ज्यादा भी शायद हैं। बात ये थी कि चलेगा क्या बयानिया, वो उसमें क्लियर होना चाहिए। वो भी तो नहीं पता नहीं, उसमें भी तो सियासत हो रही है, उसी पे तो सियासत हो रही है। नवाज शरीफ साहब भी तो यही देखना चाह रहे हैं, अगर इधर से डील आ गई मैं वही ले लेता हूँ, मतलब इसीलिए तो चल रहा है, वरना उनके लिए मसला तो नहीं है ना। शहबाज शरीफ साहब को पूरी जिंदगी ही चुप रखा है। देखें शहबाज शरीफ साहब का ये आखिरी चांस है, यहाँ एक फर्क है। शहबाज शरीफ साहब अगर 2023 में नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है कि कभी भी तो उनके नहीं, लेकिन आखिरी चांस ही अगर मतलब विरासत बेच के करना था आखिरी चांस, तो आखिरी चांस से बेहतर था चांस ना ले। नहीं जाफरी साहब फर्क है। देखें आज तक मियां साहब हैज बीन इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, राइट? तो शहबाज साहब को चुप कराना कोई मुश्किल नहीं था क्योंकि लीडर वाज देयर। अब वो कहते हैं कि भाई आप नहीं है तो अब मुझे तो करने देना। वो कहते हैं आपके तो मैं मतलब आगे पीछे रहा हूं, लेकिन अब क्या आपकी साहबजादी के भी आगे पीछे रहूंगा उसी तरह। तो शहबाज शरीफ साहब मतलब वही सवाल है जो जमहूरियत से आप चाहते हैं लोगों से, वो जरा जमहूरियत अपनी पार्टी के अंदर भी ले आए, लेकिन सिर्फ खानदान की हद तक, खानदान के बाहर मतलब शायद था नवाजी टाइप बंदे को नहीं देखना। पार्टी में जमहूरियत आ गई तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब आई थिंक मरियम नवाज के खिलाफ तो उनकी शायद जमानत जब्त हो जाए, लेकिन दैट नॉट इस तरह होगा। और अगर मेरिट आ गया तो शायद पूरा खानदान मसले में हो। मेरे ख्याल से ये इस दफा थिंग्स आर अ लिटिल डिफरेंट, दे आर अ लिटिल मोर सीरियस बिकॉज शहबाज शरीफ साहब इज नॉट इलेक्टोरली फाइटिंग विद नवाज शरीफ। इट्स नॉट लाइक ही इज सेइंग कि आप वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे मैं बनूंगा। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब क्योंकि एलिजिबल नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आना चाह रहे हैं, और उनकी ये बिलीफ है कि अगर नवाज शरीफ साहब के बयानिए पे हम चलते हैं तो मैं फ्रंट फुट पे आके वजीर आजम नहीं बन सकता। मैं मतलब मेरी फ्रंट फुट पे आने की बारी आई आखिरकार, तो लड़ाई ले ली एस्टैब्लिशमेंट से। ये क्या बात हुई? बहरहाल ये लेकिन असल में देखें प्रॉब्लम क्या है जाफरी साहब, प्रॉब्लम ये है कि देखें दिस इज अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट इन सम वेज एंड यू कैन कंट्रोल के इमेजिनेशन लोगों की कौन कैप्चर करेगा। वो मरियम नवाज कहाँ से मीडिया से इन्होंने 18 घंटे काम करके ये चीफ मिनिस्टर बने, तीन दफा बने, लेकिन यहाँ मरियम नवाज आती हैं एंड शी ट्रम्प्स हिम लाइक सो इजीली। तो अब ये क्या करें, इसका कोई क्या कह सकता है? मतलब इसका जवाब एक काफी हार्ट ब्रोकन लुकिंग शायद था नवाजी साहब ने दिया था कि जी मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है। ये उन्होंने भी, ये शहबाज शरीफ की भी बस की बात नहीं है, बात नहीं, लेकिन वो ये बात मानना नहीं चाहते ना, मतलब वो खादिम आला है। अच्छा ये शो खत्म कर रहे हैं, आखिरी 2-3 मिनट है, तो ये जो हमने कल न्यूजीलैंड के हवाले से बात की थी उसकी अगर अपडेट ले लें। रमीज राजा साहब ने ट्वीट किया था ये कि हम इनको आईसीसी में देख लेंगे, और शेख रशीद साहब की तरफ से ये एक्सप्लेनर आया है कि देखें वो तो जा रहे हैं, उनके कोविड टेस्ट भी हो गए हैं, वो जा रहे हैं, उनके लिए मतलब हमने फैसिलिटेट किया दुबई की चार्टर फ्लाइट एज मच एज वी इट वाज पॉसिबल। मतलब हम रूट के बैठ नहीं गए, न्यूजीलैंड टीम के लिए फैसिलिटेशन की। और उसके अलावा उन्होंने ये इंग्लैंड टीम के हवाले से भी वाजे किया है, शेख रशीद साहब ने, इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के, कि भाई जहाँ तक क्रिकेट का मामला है, देखिए शेख साहब ने कोई लंबी चौड़ी कोशिश नहीं की जिस तरह
मतलब हम ट्विटर पे मजे का खेज बातें देख रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया की सेफेस्ट प्लेस है। नहीं है सेफेस्ट प्लेस दुनिया की। ये बातें झूठ बोलना, एक मायूसी का सामना झूठ बोल के करना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान सेफ नहीं है बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन अगर पाकिस्तान चाहे चंद मखसूस लोगों को महफूज करना और रखना तो वो पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक फंक्शनिंग रियासत है, उसका एक सिक्योरिटी एपरेटस है। और अगर पाकिस्तान कहता है कि हम क्रिकेटर्स को महफूज रखेंगे, मतलब हम क्रिकेटर्स को आज़ाद फिरने नहीं देंगे उन सड़कों पे जहाँ पे क्राइम होता है, और वो इस सैक्रिफाइस के बेसिस पे हमारे मुल्क में आके खेल सकेंगे, तो ये मेरा यकीन है कि अगर पाकिस्तान ये नॉर्थ कोरिया के हवाले से कहता तो पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया में भी एक क्रिकेट गेम करा सकता था, अफगानिस्तान में करा सकता है, आज काबुल में करा सकता है, हेलमंड में करा सकता है। अगर पाकिस्तानी रियासत ये तहैया कर ले कि ये गेम हम कराएंगे और हम महफूज रखेंगे आपको, तो यहाँ पर शेख रशीद साहब ने इस बात को वादे किया है कि मैं क्रिकेटर्स के हवाले से कह सकता हूँ कि आपको कोई मसला नहीं है, और मैं इस बात में अग्रीड हूँ शहीद साहब। देखिए, पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर एसेट्स तक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है तो फिर न्यूजीलैंड के एसेट्स का भी कर सकता था। और सबसे जो मेरा बड़ा एतराज़ है वो तरीक़ाकार पे। देखें, वेस्ट हमें हमेशा सबक देता है, although New Zealand is as east as it gets in some ways, but you know what I mean, कि बड़ी वहाँ पे सिविलाइज्ड और प्रोसीजर और तरीके से चला जाता है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसी चेंज आ गई थी तो वो रीजंस के साथ बताई जाती, हमें मौका दिया जाता कि हम रिस्पॉन्ड करके उनको डिसवेड कर सकें, और एक एक्सचेंज होना जरूरी थी। ये आर्बिट्रेरली यूनिलैटरली उठ के चले जाना कि कोई जनरल, देखें, जनरल थ्रेट एंड थ्रेट टू अ क्रिकेटर इज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आप जनरल थ्रेट टू क्रिकेटर अगर इन द फेस ऑफ स्टेट प्रोवाइडेड सिक्योरिटी है, ये मैं बहुत दफा कह चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया में कह रही है आपको प्रोटेक्ट करेंगे। न्यूजीलैंड में ये नहीं होता। न्यूजीलैंड में अगर क्रिकेटर घूम रहा है तो उसे कोई सिक्योरिटी या कोई खास चीज कुछ नहीं मिल रही होती, वो यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये चीजें उनको बताई जाती जी, एग्जैक्टली। और ये जब एट द हाइट ऑफ तरीकाकार बहुत गलत था, माजरत के साथ। हालांकि न्यूजीलैंड का और उनकी प्राइम मिनिस्टर के हम सभी फैन हैं, लेकिन ये तरीकाकार बिल्कुल गलत था। अगर है भी रीजन, अगर कुछ सिचुएशन ऐसी चेंज हो गई थी, कोई रीजंस थे, तो वो सामने लाने चाहिए थे और मौका देना चाहिए था पाकिस्तान की सिक्योरिटी एपरेटस को कि वो उनको एड्रेस कर सके। और उसके बगैर इस तरह से चले जाना, आई थिंक is a real insult, not just insult, but it also shows a disregard, an absolute disregard, even for the norms जिनकी वो propagate जिन्हें करते हैं। तो ये मैं बहुत disappointed हूँ, because New Zealand is one of our favorite countries, but you know, unfortunately बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने सही है। आई एग्री। आप लोगों की क्या राय है? Facebook.agenda360 @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @hadwi10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @jfei मेरा ट्विटर हैंडल है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज 7:05 पे एक नए शो के साथ, होपफुली नए मौजूआत के साथ, कंसिडरिंग द पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्लाइमेट, एक बार फिर से हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग समा। अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि अगर शो के हवाले से जो हाईलाइट्स हों वो हम ट्विटर पे शेयर करें, और फिर उन लोगों से जो कि इस पे कमेंट या तबसरा या तज्जिया करना चाहते हैं उनके साथ इंटरेक्ट भी करें। Thank you very much for watching.